हेलो एवरीवन डियर ऑल स्टूडेंट्स, कृषि हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर, मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि हिंदी व्याकरण में चैप्टर लिंग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इससे पहले लिंग का जो पार्ट 1 मैंने आप लोग को सेंड किया था, उससे मैं लिंग की परिभाषा, लिंग का अर्थ पे मैंने चर्चाएं की थी, डिस्कस किया था। अब हम लोग लिंग से संबंधित पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वो टॉपिक है कि लिंग के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, यानी लिंग के प्रकार के बारे में बात करेंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को शुरू में ही बताया था कि संस्कृत में तीन लिंग की बात की गई थी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन जैसे ही हम हिंदी में अगर बात करते हैं या हिंदी में प्रवेश करते हैं तो हिंदी में नपुंसक लिंग को काट दिया जाता है, यानी नपुंसक लिंग को हटा दिया जाता है और सिर्फ 2 ही लिंग पर हम चर्चा करते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? लिंग के 2 भेद होते हैं। भेद हैं कौन कौन सा? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग यानी कह सकते हैं सीधे सीधे कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। अब कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पे अब ये क्वेश्चन उभर कर आ रहा है कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग किसे कहते हैं और ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी परिभाषा जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, मैंने अभी आप लोग को बताया है कि जो लिंग के भेद होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से, है ना, संज्ञा क्या होता है आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी प्राणी हो, जिसका अगर नाम देता है और उस नाम यानी जो शब्द दिए रहते हैं उस शब्द से ही हमें पता चलता है। जब हम उस शब्द को पढ़ेंगे तो शब्द ही हमें सिखाएगा, शब्द से ही पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है कि वो पुल्लिंग है ना। तो लिख सकते हैं परिभाषा कि संज्ञा के जिस शब्द से हमें यह ज्ञात हो कि वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति के बारे में हमें बता रहा है, पुरुष जाति का ज्ञान करा रहा है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने परिभाषा भी लिखा है कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण लिख सकते हैं बालक, है ना, आदमी, घोड़ा। ठीक है, और भी शब्द ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे शब्द जो पुल्लिंग का बोध कराता है। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बेटा बोलते हैं, बेटा, है ना, राजा। तो ये शब्द जितने भी मैंने शब्द बताया है ये सब पुल्लिंग का बोध करा रहा है, यानी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि राजा शब्द, बालक शब्द, आदमी शब्द, घोड़ा शब्द ये सब पुरुष हैं और पुरुष का बोध करा रहा है, इसलिए इनको हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जो दूसरा इसका भेद है स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग जानेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और उसके कुछ उदाहरण से समझेंगे कि कौन कौन से अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत उदाहरण आते हैं। आइए उनको भी देखते हैं। तो दूसरा जो भेद है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं?
जिस संज्ञा शब्द से, ध्यान दीजिएगा परिभाषा पे, मैं बार बार संज्ञा शब्द कह रहा हूँ, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम हो, है ना, या जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा शब्द से हमें यह पता चले, यह ज्ञात हो कि वो स्त्री जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का ज्ञान कराता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा परिभाषा। जैसे बोर्ड पे भी मैंने लिखा है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। ठीक है, इसी तरह बेटा का क्या होगा स्त्रीलिंग? बेटी होगी। ठीक है ना, इसी तरह पिता का स्त्रीलिंग माता होगा, है ना, इसी तरह आदमी का औरत होगा। देख रहे हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। ये सारे शब्द, जितने भी मैं शब्द ले रहा हूँ, जितने भी शब्दों को मैं इस बोर्ड पे लिखा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमें स्त्रीलिंग की बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्त्री जाति का बोध करा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, कोई भी नाम इसमें से पढ़ लीजिए। और भी शब्द हैं लेकिन मैं कुछ ही शब्द को लेकर आप लोग के बीच अवगत करा रहा हूँ। ये जितने भी शब्द आप लोग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, ये सारे शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहा है ना, स्त्री जाति के बारे में बता रहा है, स्त्री जाति का ज्ञान दे रहा है, ज्ञान के बारे में बता रहा है। इसलिए इनको हम किस में रखेंगे? स्त्री लिंग में रखेंगे। इसलिए इनको स्त्रीलिंग में रखेंगे या इनको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो मूल बिंदु जो चल रहा है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, इस पे मैंने आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ कि स्त्रीलिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, कौन कौन से उदाहरण से समझेंगे, ये मैंने बताया आप लोग को। दूसरा स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये भी मैंने आप लोग को अभी क्लियर किया है। तो जो लिंग से संबंधित हमारा तीसरा मूल बिंदु था कि लिंग के कितने भेद होते हैं, वो क्लियर हो गया। अब हम लिंग का जो आखिरी मूल बिंदु है, यानी आखिरी जो पॉइंट है, वो है और सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कि इसी से हमें कहीं ना कहीं जानकारी होगा कि हम लिंग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो आखिरी पॉइंट है वो है लिंग की पहचान, यानी कौन कौन से शब्द सदैव पुल्लिंग में रखे जाते हैं, कौन कौन से शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। तो उस पर यानी कह सकते हैं कि लिंग का जो आखिरी मूल बिंदु है उसको हम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और आप लोग इसको देखिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि लिंग से संबंधित जो आखिरी मूल बिंदु है वो है लिंग की पहचान, है ना। कौन से वो शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द है उसको हमेशा पुल्लिंग में रखा जाता है। तो उसको समझने के लिए आइए देखिए, इस बोर्ड पर मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से क्लियर कर दिया हूँ, सारे को एक तरीके से सजा दिया हूँ जिसको पढ़ने में भी और समझने में भी आपको एकदम सरलतापूर्वक और आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम दिनों का नाम ले लीजिए, दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारी चीज़ें जो आते हैं, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, अगर ये शब्द देता है एग्जाम में और पूछता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये पुल्लिंग में आएगा। ठीक इसी तरह मंथ की बात करें, मंथ का मतलब महीना, महीने की कोई सा भी 12 महीने होते हैं, 12 महीने का नाम दे दे और पूछे कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आपको याद रखना है कि वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरह सागर या महासागर जितने भी होते हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। इसी तरह पर्वतों का नाम लेते हैं तो पर्वतों में भी लिख सकते हैं हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, जितनी भी पर्वत
से संबंधित पूछता है तो ये सारी चीज़ें पुलिंग के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं देश की तरफ। देश की तरफ चलते हैं तो देशों का नाम पूछे, कोई भी देश का नाम उठाकर पूछे या एग्ज़ाम में दे दे कि यह देश किस के अंतर्गत आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पुलिंग के अंतर्गत रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, एक अपवाद भी चलता है। अपवाद का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि बहुत से देश ऐसे होते हैं जो पुलिंग में रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको अपवाद में रखा गया। अपवाद का मतलब कि वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, यानी उसका उल्टा। अगर वो पुलिंग है तो उसका उल्टा स्त्रीलिंग आएंगे, है ना। तो अपवाद का अर्थ ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि देश के नाम, भारत, पाक, चीन, जापान आदि ऐसे देशों का नाम आता है तो उसको हम पुलिंग के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन एक देश, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि अगर श्रीलंका आ जाता है, याद रखिएगा कई बार पूछा भी है, क्योंकि हम रट चुके रहते हैं कि देशों के नाम पुलिंग में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे देश होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और अपवाद का मतलब मैंने अभी बताया, पुलिंग का उल्टा स्त्रीलिंग, अगर स्त्रीलिंग में रखता था उसका पुलिंग। तो श्रीलंका जो देश है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। धातु के नाम देखिए, सोना हुआ, तांबा हुआ, टीन हुआ, कांसा हुआ, ये सब धातु हैं और ये सारे धातु पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन धातुओं में एक धातु है चांदी। चांदी जो शब्द है वो अपवाद है, अर्थात उसको हम लोग स्त्रीलिंग में रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, चांदी के अलावा मिट्टी भी है। मिट्टी अगर शब्द पूछता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन बाकी सब धातुएं पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं पेड़ों के बारे में, यानी वृक्ष के बारे में। तो देखिए, अगर वृक्ष पर चलते हैं तो जैसे आम का वृक्ष हुआ, पपीता का हुआ, है ना, इसके बाद पीपल का हुआ, बरगद का हुआ, अमरूद का हुआ, लगभग सारे वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों के जो नाम होते हैं या जो फलों के नाम होते हैं, ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ या ऐसे भी फल हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और ये कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फलों में लीची और नाशपाती, और ये अक्सर एग्जाम पे पूछता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये लीची और नाशपाती अनगिनत बार पूछा है एग्जाम में, है ना, क्योंकि हम लोग रट चुके होते हैं कि फलों के नाम जो होते हैं, पेड़ों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। जैसे लीची और नाशपाती, ये दोनों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ। एक और भी चीज़ ले लीजिए, जैसे फूलों के नाम, है ना, फूल होते हैं ना, जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ अपवाद फूल भी हैं। अपवाद फूल का मतलब कि कुछ फूल स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे चमेली का फूल, है ना, नरगिस का फूल। तो ये जो दो मैंने बताया है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बाकी कुछ अधिकतर फूल के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने वो सारी चीज़ बताया है जो हमेशा पुल्लिंग में या पुल्लिंग के अंतर्गत आता है ना। और भी थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ, आइए उसको भी देख लीजिए। और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स का जो बुक बनाए हैं इतना बेहतरीन तरीके से और एक जगह सजाकर, शायद ही कहीं आप लोग को मिले, तो इसलिए ये मेरे दिए गए जो नोट्स हैं आप लोग इसको अपना एक कॉपी बना लीजिएगा और उसमें नोट करते चलिएगा। चलिए, इनके अलावा और भी वो कौन कौन से शब्द हैं, और भी वो कौन कौन से शब्द हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे कि इनके अलावा जो मैंने अभी नोट कराया था, इनके अलावा भी
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे एग्जाम में तो कई बार पूछे ही हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे कुछ शब्द हैं मोती, दही, पानी, घी, भात, नेता, भेड़िया, कछुआ, उल्लू, बाज, खरगोश और आलू। ये शब्द जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको मैं एक जगह लिखा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो मैं बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आप लोग के बीच में अवगत करा दिया हूँ, और जो बहुत से शब्द हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं सिर्फ पुल्लिंग पे डिस्कस कर रहा हूँ, पुल्लिंग से संबंधित बातें कर रहा हूँ। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो स्त्रीलिंग से संबंधित बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और छूट रहा है इसमें, जो ग्रह होते हैं, ग्रह शुक्र, मंगल, है ना, पृथ्वी नहीं होगा, पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। जैसे शुक्र हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ, है ना, ये जितने भी ग्रहों के नाम होते हैं ना, जिसको मरकरी, मर्क्यूस बोलते हैं ना, मार्स बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी, सारे ये ग्रहों के नाम या तारों के नाम भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज जो पुल्लिंग से संबंधित सारे शब्दों को एक सीरियल क्रम में लिख कर समझाया हूँ, और जो कुछ और भी शब्द बताया हूँ, ये आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पर आते हैं, और वो कौन कौन से शब्द है जो परमानेंट यानी हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत यानी प्राय स्त्रीलिंग में ही रखा जाता है वो शब्द। तो जैसे कि कुछ भाषाओं के नाम ले लीजिए, इस बोर्ड पर देखिए, भाषाओं के नाम, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं जितनी भी होती हैं सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कोई भी शब्द दे देगा, जैसे तमिल दे दिया, और पूछेगा कि तमिल भाषा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इस तरह क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद कुछ नदियों के नाम भी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, ये सारे जितने भी नदियों के नाम आते हैं सब स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन नदियों में भी कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब मैंने बताया था ना कि कुछ जब ये स्त्रीलिंग है तो कुछ अपवाद का मतलब ठीक उसका उल्टा है, यानी कुछ ऐसे नदी हैं जो पुल्लिंग है। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा, जितने भी अपवाद वाले शब्द रहते हैं ना वो 100% पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये पुल्लिंग में चला जाएगा। सोन नदी है, सिंधु नदी है, ये मतलब 2-3 नदियां जो मैंने लिखा है अपवाद में, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी सब नदियां स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं बोलियों, यानी कुछ बोलियां जो होती है जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, है ना, जो बोलियां होती है ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिपियों, देखिए प्रत्येक भाषा को लिखने के एक चिन्ह व्यक्त किया जाता है, उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। और वो लिपि जैसे संस्कृत हुआ, है ना, ये मराठी हुआ, हिंदी हुआ, इन सब सब्जेक्ट को यानी विषय को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो देवनागरी लिपि, रोमन यानी अंग्रेजी लिपि, ब्राह्मी, गुरुमुखी यानी पंजाबी, फारसी यानी उर्दू, यानी जितनी भी लिपियां होती हैं ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं तिथियों के नाम, जैसे अमावस्या बोला जाता है, पूर्णिमा बोला जाता है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर नीचे आइए, देखिए लिखा है मसालों के नाम, है ना, जो हम अपने खान पान में यूज करते हैं। मसाले कौन कौन से मसाले हैं? हल्दी है, हींग है, लौंग है, इलायची है, मिर्च है, सुपारी है। यानी कह सकते हैं कि जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं, जितनी भी मसालेदार वस्तुओं के नाम हैं वो सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन का तरीका कैसे होता है, इन्हीं में से कोई एक शब्द उठाएगा और पूछेगा कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और ये चीज़ कब क्लियर होगा? जब हम
हम लोग इसको पूरा अच्छे से रटेंगे, अच्छे से याद करेंगे। और जैसे कि समझाने की बात रह गई तो मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है। तो क्या क्या पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, क्या क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। अब लिंग से संबंधित आखिरी पॉइंट जो बच रहा है मेरे तरफ से, जितने अक्सर जो एग्जाम में शब्द पूछ लिए गए हैं स्त्रीलिंग से संबंधित, उन शब्दों को एक जगह में लिखकर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ और उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कई बार वो क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता है, तो इसलिए उसको एक जगह में नोट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो याद करना ही है, लेकिन जो अलग से मैं नोट बना कर दे रहा हूँ उसको भी याद करना है। तो चलिए, ये वो शब्द हैं जो आपके कंपटीशन में, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बिल्कुल कई बार ये शब्द रिपीटेड किए गए हैं, इसलिए मैं इसको अलग से एक नोट करवा रहा हूँ। इनको तो एकदम 100% याद करना ही करना है। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार स्त्रीलिंग से संबंधित पूछते हैं। जिस तरह मैंने पुल्लिंग में एक अलग से बनाया था कि वो 100% पूछता है, उसी तरह मैंने स्त्रीलिंग में भी बताया है कि ये शब्द कम से कम कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, एमयू का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या एनी वे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये शब्द कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह आज लिंग चैप्टर के पार्ट 2 में हमने क्या क्या सीखा। लिंग के पार्ट 2 में हमने लिंग के भेद कितने होते हैं और लिंग की पहचान कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें लिंग के पार्ट 2 में मैंने आप लोगों के बीच अवगत कराया। मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके पूछिए। कहते हैं जाते जाते मैं एक आप लोग के बीच में छोटा सा एक पंक्ति है उसको रखना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो राह संघर्ष का चलता है संसार वही बदलता है, जो राह संघर्ष का चलता है संसार वही बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ दोस्तों, हाँ मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, सूर्य बनकर वही निकलता है। यानी जो रात दिन एक करता है तो वह सूर्य के जैसा चमकदार एक दिन ज़रूर बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद,